बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य भेद को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 21 वाक्य भेद। वाक्य क्या है? शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। उसी के भेदों को हम इसमें पढ़ेंगे। ममता रोटी खा रही है, मैं पत्र लिख रही हूँ। किसान, यह कितना सुरम्य दृश्य है। ओह, आज तो कड़ाके की सर्दी है। यहाँ पर सभी सार्थक ध्वनियों के समूह हैं, अतः ये वाक्य हैं। वाक्य भाषा का प्रमुख अव्यय होता है। तो यह कह सकते हैं कि एक विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य के खंड। वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। बात करने वाले को उद्देश्य कहते हैं। और जैसे राम ने आइसक्रीम खाई, तो राम क्या हो गया? यहाँ पर उद्देश्य हो गया। तथा सब पीछे का जो वाक्य है, जो राम के बारे में बताया गया, वह विधेय है। पढ़ते हैं। अर्जुन ने जयदत्त को मारा। इस वाक्य में अर्जुन उद्देश्य है, बाकी संपूर्ण वाक्य यहाँ पर विधेय है। यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वह उद्देश्य हो जाता है, बाकी संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तथा विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अब उद्देश्य का विस्तार। वाक्य में उद्देश्य एक, दो या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है, क्योंकि उसका परिचय देने वाला अन्य शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि सुंदर चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इसमें सुंदर उद्देश्य चिड़िया का विस्तार है। उद्देश्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। और विधेय का विस्तार। विधेय में मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए कुछ अन्य शब्दों के भी प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि वह अपने पेन से लिखता है, इसमें अपने विधेय का विस्तार है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है। उद्देश्य है हमारा प्यारा भारत देश, और विधेय क्या है? बड़ा समृद्धशाली है। इसमें हमारा प्यारा भारत देश चारों उद्देश्य है। बड़ा समृद्धशाली है। यह छोटा बच्चा उद्देश्य है, और कितना बुद्धिमानी है? विधेय है। मेरा पुत्र अजित अपनी पुस्तक मन लगाकर पढ़ता है, यह उद्देश्य और शेष विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य तथा तीसरा मिश्रित वाक्य है। साधारण वाक्य, इसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया पाई जाती है, जो साधारण वाक्य कहलाता है। आइए, मोहन गेंद से खेलता है, वह शरबत पीता है और मोहिनी गीत गाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही उद्देश्य है, यानी एक ही कर्ता और एक ही क्रिया को हमने देखा है। इन वाक्यों में कर्ता और उसकी क्रिया एक ही है। ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं, जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है। अतः जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता और क्रिया है वो साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में संयुक्त वाक्य क्या है?
वर्षा हो रही थी, इसीलिए मैं स्कूल नहीं पहुंच सका। उसने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन तुम नहीं आई। हम भाषण देना चाहते थे पर डर गए। यहाँ पर वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य क्रमशः इसलिए परंतु लेकिन समुच्चय बोधक शब्दों से आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों ही वाक्यों की प्रधानता होती है। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जब समुच्चय बोधक से जुड़ जाते हैं वे समुच्चय वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। अगला है हमारा मिश्रित वाक्य। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यह पुस्तक मेरी है। जो पुरुषार्थ करता है वह फल पाता है। मालूम होगा कि आज वर्षा होगी। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित वाक्य होता है, यानी यहाँ पर पहले वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी फल जो है, फल का संबंध किससे है? फल किस पर निर्भर कर रहा है? कर्म पर। तो यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अतः जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है तो ऐसे रचित वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अधिक आश्रित वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। अगला बिंदु है हमारा वाक्य परिवर्तन। वाक्य के अर्थ में किसी भी तरीके का परिवर्तन किए बिना वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमें साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य दिए गए। साधारण वाक्य क्या है? वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। संयुक्त वाक्य क्या है? वह फल खरीदेगा इसीलिए वह बाजार गया। यहाँ पर इसीलिए शब्द से इनको संयुक्त कर दिया गया, यानी जोड़ दिया गया। भीड़ के बेकाबू होते ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य क्या होगा? भीड़ बेकाबू हुई इसीलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यह एक संयुक्त वाक्य आ गया। स्वास्थ्य ठीक न होने से मैं स्कूल नहीं जा सका। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया। अब है साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य में है छुट्टी होने पर हम मैच देखने जाएंगे। और संयुक्त वाक्य क्या होगा? छुट्टी होगी तब हम मैच देखने जाएंगे। मेहनती मनुष्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और संयुक्त वाक्य क्या है? जो मेहनती व्यक्ति है, जो मनुष्य मेहनती है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। पिताजी के घर पहुंचते ही वर्षा रुक गई। जैसे ही पिताजी घर पहुंचे वैसे ही वर्षा रुक गई। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। वह विद्यालय जाए, क्या वह विद्यालय गया? वह विद्यालय गया, शायद वह विद्यालय गया। उसे विद्यालय जाना चाहिए। तुमने कहा तो वह विद्यालय गया, वह विद्यालय नहीं गया। इन वाक्यों ये सभी वाक्य रचना की दृष्टि से एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन भाव अर्थात अर्थ की दृष्टि से ये एक दूसरे से एकदम अलग हैं। जैसे कि सबसे पहले वाक्य में सीधी सी सामान्य बात कही गई कि वह विद्यालय गया, किंतु दूसरे भाव में पहले वाक्य में एकदम विपरीत है। क्या वह विद्यालय गया, यानी यह प्रश्न हो गया।
इस वाक्य में जाने की क्रिया का निषेध किया गया है। तीसरे वाक्य में विद्यालय जाने की आशा की गई है, तो चौथे वाक्य में जाने की क्रिया के संबंध में प्रश्न किया गया है। इसी प्रकार शेष वाक्यों में भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अतः अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में विभक्त किया गया है, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के विधान के सामान्य रूप में होने का बोध होता है, वह विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कुसुम खाना खाएगी, राम जाएगा, कुसुम खाना खाती है, कुसुम ने खाना, कुसुम से खाना खाया जाएगा और कुसुम ने खाना खाया। चारों वाक्य में क्रिया के विधान यानी क्रिया संपन्न का सामान्य बोध हमें हो रहा है। भले ही प्रथम वाक्य में क्रिया वर्तमान काल, द्वितीय में भूतकाल और तृतीय और चतुर्थ में भविष्य काल की है, लेकिन काल पृथक होने पर भी चारों ही वाक्य विधानार्थक वाक्य ही है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के विधान का निषेध किया जाता है, वह निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि कुसुम खाना नहीं खाएगी, ये निषेधात्मक। कुसुम से खाना खाया नहीं जाता, कुसुम खाना नहीं खाती है और कुसुम ने खाना नहीं खाया। इन वाक्यों में खाना क्रिया का निषेध किया गया है। भले ही प्रथम वाक्य में क्रिया वर्तमान काल, दूसरे में भूत और तीसरे और चौथे में भविष्य काल की है। क्रिया के निषेध होने के कारण चारों ही वाक्य यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य है। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा के होने का हमें पता चलता है, वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हे बालकों, बालकों बाहर बैठो, बालकों से बालकों को बाहर बैठाया जाए, बालक बाहर बैठे, बालक बाहर बैठे रहे। इन चारों वाक्यों में बालकों के बाहर बैठने की आज्ञा दी गई है। बच्चों को कहा गया है कि आप बाहर बैठो। अतः ये चारों ही आज्ञार्थक वाक्य है। चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वे प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। राम चित्र क्यों बना रहा है? राम, यह चित्र किसने बनाया है? राम, तुम चित्र कब बनाओगे? राम को चित्र कहाँ बनाना है? क्या राम चित्र बनाएगा? क्या राम चित्र बना सकता है? यहाँ पर सभी में प्रश्न पूछा गया है, अतः ये क्या है? सभी प्रश्नार्थक वाक्य हैं, जिनसे हमें प्रश्न का बोध हो रहा है। पांचवा है विस्मयार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी आश्चर्य का बोध हमें होता है, वे विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जिन वाक्यों से किसी कार्य का आश्चर्य या विस्मय प्रकट होता है, उन वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। वह आनंद आ गया, क्या जीत थी, वह क्या सुंदर दृश्य है, अरे इस पौधे को क्या हुआ। इन चारों ही वाक्यों में विस्मय का बोध हमें हो रहा है, अतः ये चारों वाक्य कैसे हैं? विस्मयार्थक वाक्य हैं। यद्यपि दूसरे और चौथे वाक्य में प्रश्नार्थक भी है, लेकिन उसमें भी विस्मय का भाव को प्रधानता दी गई है, अतः ये विस्मयार्थक वाक्य कहलाएंगे। छठा है संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने में कुछ संदेह होता है, वह संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद वह सो गया होगा, इसका उदाहरण है। जिन वाक्यों में क्रिया के होने का निश्चय न हो, अर्थात क्रिया के होने में संदेह का पता चलता है, उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे उसकी गाड़ी छूट गई होगी, शायद राधा सो रही होगी, इसके उदाहरण है।
यहाँ पर वाक्यों में पहुंचने, बांसुरी बजाने, गाड़ी छूटने और सोने का पक्का पता नहीं है, यानी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। चारों वाक्यों में अनिश्चित स्थिति है, अतः ये सभी क्रियाओं के होने में संदेह को हमें बताता है, अतः ये संदेहार्थक वाक्य है। सातवां है इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी किसी इच्छा, उम्मीद या आशा का पता चलता है वे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर करे उसकी मनोकामना पूरी हो, हे भगवान वो आज पास हो जाए, यह इसके उदाहरण है। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा, आशंका, आशीर्वाद या शाप या दुआ निहित होता है, उन वाक्यों को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि का भगवान सबका कल्याण करे, सर्वत्र शांति हो, ईश्वर करे आप स्वस्थ हो जाएं और अब वर्षा रुकनी ही चाहिए। इन सभी में भिन्न रूपों में कोई न कोई इच्छा बताई गई है, अतः ये सभी इच्छार्थक वाक्य है। आठवां संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी अन्य वाक्य की संभावना को संकेत किया जाता है या निहित किया जाता है वे संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि डॉक्टर आ जाता तो रोगी के प्राण बच जाते, यहाँ पर दूसरी जो क्रिया है वो पहली क्रिया पर निर्भीत होती है। मेरा काम हो जाता किंतु उसने कहा नहीं, तुम बुलाने जाओगे तो वह जाएगा, वर्षा रुक गई इसीलिए वह आ गया। इन चारों वाक्यों में हमने देखा कि दूसरी क्रिया पहले पर निर्भर है। उपयुक्त चारों ही वाक्यों में दो वाक्य हैं। इसमें प्रथम वाक्य द्वितीय वाक्य के लिए संकेत कर रहा है। प्रथम वाक्य में हम देखते हैं कि रोगी के प्राण बच जाते, इस वाक्य के लिए डॉक्टर आ जाता कहकर यह संकेत दिया गया कि डॉक्टर को आना चाहिए था। यह संकेत है, इच्छा नहीं, अतः ये संकेतार्थक वाक्य है। इसी प्रकार से अन्य वाक्य होते हैं, ये सभी संकेतार्थक वाक्यों में है, किंतु परंतु चूंकि इसीलिए आदि यौगिक अपव्यय पदों का प्रयोग किया जाता है। किसका? इन सभी पदों का। किसमें? संकेतार्थक वाक्यों में। तो इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? रचना, अनुच्छेद, वाक्य या सार, तो वाक्य कहा जाता है। ख वाक्य के खंड होते हैं, उद्देश्य, विधेय, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो वाक्य के दोनों खंड होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। ग एक कर्ता और एक क्रिया वाले वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, यह सभी ये साधारण वाक्य होते हैं जिसमें एक क्रिया और एक दिए गए शब्दों को क्रम से भरकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मोहन पुस्तकालय में जाएगा। ख मेरे पिताजी शाम को मेरे पिताजी आज शाम को दिल्ली जाएंगे। मेरे पिताजी आज शाम को दिल्ली जाएंगे। ग मेरी छोटी बहन पुस्तक पढ़ रही है। घ रिक्त स्थान परीक्षा में पास हो गया। रमेश के बड़े भाई का लड़का, तो रमेश पहला, के दूसरा,
बड़े तीसरा, चौथा भाई, पांचवा का और छठा लड़का। तो रमेश के बड़े भाई का लड़का परीक्षा में पास हो गया। प्रश्न तीसरा, सही कथन पर सही और गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, हे प्रभु यह क्या हो गया? यह विस्मयार्थक वाक्य है। जी हाँ। ख, संदेहार्थक वाक्यों में क्रिया की अनिश्चितता रहती है। जी हाँ। ग, संकेतार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य एक ही होते हैं। जी नहीं। घ, विधानार्थक वाक्यों में क्रिया का निषेध किया जाता है। नहीं। ड, तुम पढ़ो इच्छार्थक वाक्य है। नहीं। चौथा, सुमेल कीजिए, राधा खाना खाती है। यह कैसा है? ख, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। यह निषेधात्मक वाक्य है। सब कमरे से बाहर चले जाएं। यह आज्ञार्थक वाक्य है। घ, राम चित्र क्यों बना रहा है? यह एक प्रश्नार्थक वाक्य है। सर्वत्र शांति हो, यह एक इच्छार्थक वाक्य है। राधा खाना खाती है, यह एक विधानवाचक वाक्य है। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो वह उद्देश्य कहलाता है। ख, विधेय से आप क्या समझते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बात कही जाती है वह विधेय कहलाता है। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है वह साधारण वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य की क्या विशेषता होती है? मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कोई साधारण वाक्यों से मिलकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है तो ऐसे रचित वाक्य को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ड, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के मुख्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 भेद होते हैं। विधानार्थक भाव, आज्ञार्थक भाव वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, संदेह वाक्य तथा इच्छात्मक वाक्य और संकेतात्मक वाक्य। यानी 8 भागों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। च, विधानार्थक वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। विधानार्थक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में क्रिया के विधान यानी क्रिया को पूर्ण होने का बोध होता है वे विधानात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि कुसुम से खाना खाया जाएगा, कुसुम खाना खाएगी, कुसुम खाना खाती है, कुसुम ने खाना खाया, इसके उदाहरण हैं। निषेधार्थक वाक्यों की पहचान बताइए। निषेधार्थक कार्यात्मक वाक्य में कार्य के न होने का बोध हमें होता है। इसमें पता चलता है कि कार्य नहीं किया जा रहा। जैसे राम से खाना नहीं खाया जाएगा, तो यह एक निषेधार्थक वाक्य का उदाहरण है। ज, आज्ञार्थक और इच्छार्थक वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। आज्ञार्थक में आज्ञा मिलती है और इच्छार्थक में इच्छा होती है। जैसे आज्ञार्थक का उदाहरण है, सभी बच्चे यहाँ से बाहर जाएं। यह एक आज्ञार्थक वाक्य का उदाहरण है। तथा इच्छार्थक वाक्य का, हे प्रभु आज यह विद्यालय में
प्रथम आए यह एक इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण है। यह दोनों में अंतर है। तो इसी प्रश्न के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।